जय हिंद स्टूडेंट्स। आपको आज फंडामेंटल राइट में बहुत कुछ बताने वाला हूं जो लगभग सारे एग्ज़ाम वो यूपीएससी से लेकर के वन डे किसी भी एग्ज़ाम में कई ऐसे पॉइंट होते हैं जो कई बार पूछे जाते हैं। तो आपको आज के क्लास में ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचेगा जो फंडामेंटल राइट के क्वेश्चन से अलग हो। तो आज आपको इस पूरे क्वेश्चन को देखना है और बहुत मज़े से समझना भी है। आज आपको मैं इसमें बताने वाला क्या क्या हूँ इसे समझ लीजिए। और ये करीब क्लास 1.5-2 घंटे की चलेगी, जिसमें आपको पूरा यदि क्लास आपने कर लिया तो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक एकदम एक एक पॉइंट एक्सप्लेन किया हुआ है। यदि 1.5-2 घंटे इससे आप पूरे दे दिए तो वो यूपीएससी तक का क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। और इसमें ऐसे बहुत सारे यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं जो यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आधे क्लास में बच्चों कि इसमें बहुत कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो किसी भी एग्जाम को आप पकड़ लें, सारे एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, सीएपीएफ हो, सीडीएस हो, आपका एसएससी हो, जीडी हो, आपको यहाँ पे जैसे सीडीपीओ का हो, किसी भी लेवल एग्जाम जैसे बीपीएससी हो, बीपीएससी टीचर हो, सब एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं। तो मैंने आज की सीरीज में आपको पूरे फंडामेंटल राइट के लिए बहुत ही अच्छे कंटेंट को जमा करा है, जो विद्यार्थी यदि 1.5-2 घंटे आसानी से समय दे करके देख लेंगे तो एक भी क्वेश्चन इससे बाहर एग्जाम में नहीं पूछेगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपको वन डे एग्जाम से लेकर यूपीएससी तक का कंटेंट इसमें है। तो सारे बच्चों को आज मैं बताने वाला हूं कि ये क्या पढ़ना है। आपको बहुत ही एकदम आसानी भाषा में आप समझ पाएंगे। चलिए तो बाबू आज देखते हैं आज क्लास में क्या क्या है हमारे पास पढ़ने के लिए। देखो, आज मैं आपको इसमें भले बिहार पुलिस स्पेशल एक टैग लगा हुआ है, तो ये बिहार पुलिस सिर्फ स्पेशल के लिए नहीं है। इसमें वैसे वन डे एग्जाम के क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन वास्तव में यह यूपीएससी तक का कवर करता है। सारे इसमें फंडामेंटल ट्रिक्स में दिए हुए हैं। देखो यहाँ पे वास्तव में आपको मैं विद ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट के साथ बताने वाला हूँ। जो आपका ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, वास्तव में ये एक जीवन जीने का अधिकार है। तो अभी बाबू हम इसे पढ़ने वाले हैं। एक क्लास में यह खल्लास हो जाएगा। एक क्लास में खल्लास मतलब खत्म। हिम्मत है तो भूल के दिखाइएगा कि कैसे आप पूरे ट्रिकली आपको समझा देंगे। बाबू आ जाओ। देखो यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि ये जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इस फंडामेंटल राइट को यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म में FR कहते हैं। FIR अलग होता है, FR यहाँ कहा गया है, जिसका मतलब फंडामेंटल राइट है। वास्तव में हमारा जो संविधान जो बना था उस संविधान के भाग 3 को यहाँ पे संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। जो मैग्ना का अर्थ होता है अधिकार और कार्टा का अर्थ होता है पत्र, जो यहाँ ब्रिटेन से लिया गया है, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। और ये हमारे भाग 3 जो है यह जीवन जीने के सारे राइट देते हैं, इसलिए इसे फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार कहा गया है। क्लियर है बाबू? आगे देखो, हम इसे बहुत कुछ बताने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम संविधान की बात करते हैं, तो हमें यदि बातें उठाना हो, बातें किसी तक पहुंचाना हो, तो हम एक ही श्रेय लेते हैं और उसका श्रेय हमें मिलता है संविधान। वास्तव में संविधान क्या है? तो संविधान एक किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, जिसमें कि भारत के किसी भी क्षेत्र, भारत के संपूर्ण भूभाग को चलाने के अधिकार दिए गए हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। वास्तव में संविधान बना वो एक दिन ही कहानी नहीं थी, उनकी तो बीजारोपण 1935 से पूर्व से ही चल रही थी, लेकिन फाइनली बीजारोपण 1935 में कर दिया गया, जिसे भारत शासन अधिनियम कहा गया। यही आगे चल करके जो आज़ादी के 1-2 साल पहले 1946-45 से लेकर के जो अंतिम सरकार गठन हुई थी, उसके आगे से लेकर के संविधान बनने की बात चलने लगी, उसमें सुधार होने लगा। और चूंकि वहाँ ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, क्लेमेंट एटली था वहाँ पे, इसलिए वहाँ जो कह दिया गया कि भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। इसके पीछे और भी कहानी आपको बताएंगे कि वहाँ पे जर्मनी का दबाव था और कुछ भारतीय ऐसे, और चूंकि उस समय का देश जो था वह सारा सेकेंड वर्ल्ड वार के दौर से गुजर रहा था, तो सारा प्रकार का जो भी उसमें था समस्याएं सब एक जगह केंद्रित हो गया था। तब जाके भारत को आज़ाद करने की घोषणा कर दी गई थी कि ये आपको
जो अगस्त 1947 तक आज़ाद कर दिया जाएगा। तो आज़ादी तो हमें इससे पहले मिल जाती, लेकिन कुछ हमारी आंतरिक कलह थी, बंटवारा का कलह हो या भारत पाकिस्तान विभाजन, इसके मुद्दे, ये लाइन LAC खींचने की कहानी हो, LOC हो, ये सब अलग अलग कहानियाँ थी। और आंतरिक मामला सुलझाने के लिए जो ये सब बातें चली, इसके आधार पर हम संविधान तो काम चल ही रहा था, जिसमें प्रारूप समिति बनाई गई, जिसमें ये वी आर अम्बेडकर जी को वहाँ पे अध्यक्षता भी मिला था, जो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय जो लगा था, ये सब आगे हम समझने वाले हैं। तो वास्तव में संविधान क्या है, तो बोलेंगे संविधान, संविधान वह किताब है या पुस्तक है, वह किताब है जिसमें जिसमें भारत के संपूर्ण भूभाग को चलाने के अधिकार हैं, चलाने के अधिकार हैं या अधिकार सम्मिलित हैं, इसे ही संविधान कहा गया है। तुमसे यदि पूछा जाए संविधान क्या है, तो बोलेंगे संविधान वो किताब है जिसमें भारत के संपूर्ण भूभाग को चलाने के अधिकार हैं। तो आप लोग बताओ कि आप लोग को ये आवाज़ प्रॉपर जा रही है, सारे विद्यार्थी क्लास प्रॉपर चल रही है आप लोग को? तो आगे हम देखते हैं कि हमारा क्लास में और आगे क्या चल रहा है। तो सारे विद्यार्थी प्रॉपर क्लास के चले आओ, ये बहुत ही जोरदार क्लास चलने वाला है और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको एक एक बात पहली बारी सही आप हमारे फंडामेंटल राइट को पूरे अच्छे ढंग से आप कवर कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप ऐसे लगातार क्लास करते रहो, आगे हम चलते रहते हैं। अब आराम से पढ़ने पर ध्यान दो, अब कमेंट को छोड़ दो। चलो अभी हम यहाँ देखते हैं संविधान। तो वास्तव में हमारा जो संविधान है, जैसे कि मैं एक और क्लास में बताया था आपको, यदि ये पूरा सर्कल हमारा संविधान को बताता है, यदि ये पूरा सर्कल हमारा संविधान है, मतलब संविधान की ये पूरी पुस्तक को बता रहा है, तो इसके भीतर जो है, तो इसके भीतर जो है उस संविधान में, जैसे मैं कोई पुस्तक की बात कर लूं, जैसे मैं कोई पुस्तक की बात करूं, तो उस पुस्तक में कुछ अध्याय दिए होते हैं और अध्याय के भीतर भी कुछ और भाग पॉइंट बटे होते हैं। जैसे यूनिट होते हैं, यूनिट के बाद चैप्टर होते हैं, चैप्टर के बाद टॉपिक होता है, वैसे ही हमारा संविधान भी है। एकदम आसानी भाषा में समझो संविधान है क्या। तो हमारा जो संविधान है एक बड़ा सर्कल है जो संविधान है। अब देखो ये जो है जिसे मैंने व्हाइट कलर में बताया है, ये वास्तव में संविधान की अनुसूची है, ये वास्तव में अनुसूची है जिसे हम शेड्यूल्ड कहते हैं। अब बात करते हैं सूची कितनी है। तो हमारे संविधान में जो सूची था वो पहले 8 था, जो अब इसे 12 सूची में बांट दिया गया। कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कैसे हो पाया, तो आगे हम देखेंगे कि जो 42वें संविधान संशोधन था, जो भारत जो संविधान का एक मिनी संविधान के नाम जानते हैं, आगे बताएंगे अनुसूची 8 से लेकर के 12, मतलब 8 से 12 कैसे कर दिया गया। अब मैं आपको अगले सर्किल में दिखाता हूं कि आगे क्या है। देखो अब जो ये 12 अनुसूची जो है इसको फिर से बांटा गया और इसे बांट करके, मैं इसे इधर ड्रॉ कर देता हूं, इसे बांट करके और इसे 22 भाग में 22 भाग जो था उसे अब 25 कर दिया गया है। तो ये है क्या, ये 22 जो भाग था इसको हम बोलते हैं भाग, यहाँ पे अंग्रेजी में पार्ट्स कहा जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा शेड्यूल्ड है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। हिंदी इंग्लिश सेम लैंग्वेज चलेगा, सारा कुछ दिया हुआ बोथ लैंग्वेज में, इसलिए दोनों मीडियम विद्यार्थी के लिए ये बहुत ही बेस्ट है। अब देखो यहाँ पे आर्टिकल जो 22 था, या सॉरी पार्ट 22 था, तो 22 से 25 कर दिया गया। क्या क्या जोड़ा गया इसमें, यदि मैं आपको ऑब्जर्व करा पाऊँ तो इसमें आपको 4 का ए जोड़ा गया है। फिर यहाँ पे आगे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ध्यान पड़ा तो 14 का ए जोड़ा गया है, फिर यहाँ पे 21 का ए जोड़ा गया है। यही 3 जोड़ के आगे 22 का 25 कर दिया गया है। तो क्लियर है। अब बाबू आपको और थोड़ा समझा देते हैं। देखो इसके अंदर आप जरा ध्यान दो कि इसमें और क्या समझना है।
तो ये जो है, ये जो हमारे पास जो आर्टिकल है जिसे मैंने यहाँ ग्रीन कलर से बांटा है, तो संविधान है, इसे 8 सूची में बांटा, इसको 22 से 25 भाग में बांटा। अब ये जो मैं आपको दूसरा बता रहा हूँ ड्रॉ करके, ये वाली लाइन, तो ये जो है हमारा अनुच्छेद है जिसे हम आर्टिकल कहते हैं, ये हमारा अनुच्छेद है। अब देखो, जिस समय संविधान बना था, उस समय 395 आर्टिकल थे, उस समय 395 आर्टिकल थे। लेकिन इसमें संशोधन कर करके, चूंकि अभी तक संविधान में 103 बार संशोधन हुआ है, 103 बार अभी तक संशोधन जो हुआ है, जिसे हम बोलते हैं CAA, वो आपको सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन। एक और CEA होता है जिसका मतलब होता है जो यहाँ पे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो संशोधन किया गया है, अभी तक 103 बार, मतलब 103 बार संविधान संशोधन हो चुका है। आर्टिकल 395 से जो पहले था, अब उसमें बदलाव करके आर्टिकल 448 तक ला दिया गया है, मतलब इतने आर्टिकल एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए हैं। आप देख लो ना, यहाँ 5 कर दो, उसमें 48 एक्स्ट्रा कर दो, तो यहाँ पे लगभग 53 आर्टिकल्स जो है, 53 आर्टिकल्स एक्स्ट्रा ऐड कर दिए गए हैं। इसके बाद और बात करते हैं, मतलब संविधान है, उस देखो संविधान को बेहतर ढंग समझो। पहले संविधान हमारा एक किताब है, जैसे मैं आपको थोड़ा सा इमेजिन करा दूं, मान लो कि मेरे पास कुछ की बुक है, इस तरह से कोई बुक रखी हुई है। अब इस बुक को मैंने संविधान कहा, क्लियर है, इस बुक को मैंने संविधान कहा। इस बुक में कुछ ऐसे कंटेंट दिए होते हैं, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको कुछ दिखाता हूँ, इस तरह से मान लो कुछ कंटेंट दिए होते हैं। तो यहाँ पर मैंने कंटेंट को क्या कहा कि जो यहाँ कंटेंट दिए हुए हैं, जिसे मैं यूनिट कह रहा हूँ, यहाँ पे यूनिट को वहाँ अनुसूची कह रहा है, क्लियर है। अब यहाँ पे यूनिट के भीतर 3-4 अध्याय होती है, जैसे आप 12th के बायोलॉजी वगैरह में देखते होंगे, एक यूनिट में 4 अध्याय दिए हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे अनुसूची जो है, उस अनुसूची में आपको यहाँ पे 22 भाग में बांटा गया है। 8 यहाँ पे 12 अनुसूची को 25 भाग में, जो कि पहले 8 था, अब उसे 12 किया गया, यहाँ 22 था, 25 किया गया। क्या क्या जोड़ा गया मैं प्रॉपर समझा दिया हूं आपको। तो यहाँ पे 8-12 अनुसूची को 25 भाग में बांट दिया। आगे जो आपका 25 भाग है, उस भाग को 395 भाग, जो 448, मतलब कुल पेज की बात करूं तो 448 यहाँ पे टॉपिक आर्टिकल्स बनाए गए। अब उस आर्टिकल में भी, मतलब संविधान की मूल इकाई आपसे यदि पूछा जाए कि संविधान की मूल इकाई क्या है, संविधान की मूल इकाई क्या है, आप यदि यहाँ पे समझ पाओ मैं क्या कह रहा हूं कि संविधान की मूल इकाई, पूछ रहा हूं आपसे, संविधान की मूल इकाई, संविधान की मूल इकाई, तो उसे हम आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद कहते हैं, उसे मैं आर्टिकल अनुच्छेद कहता हूं। मतलब संविधान की मूल इकाई क्या होगा, आर्टिकल अनुच्छेद होगा। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, यहां पर आप पहली बार ही सही संविधान को प्रॉपर, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आगे आपको मैं बेहतर ढंग से और आगे समझाया हूं। तो ये हमारे संविधान का जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है, उसे हमने समझा। अब आगे हम बढ़ते हैं। देखो, जो हम मौलिक अधिकार की आप बात कर रहे हैं, ये मौलिक अधिकार हमें है क्या क्या। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि मौलिक अधिकार जो आगे हम समझेंगे, ये आपको भाग 3 में दिया हुआ है। आगे हम अभी सारे भाग को भी देखेंगे और बढ़िया से समझेंगे। देखो, हमारा जो ये फंडामेंटल जो राइट का क्लासिफिकेशन है, वो कितने अधिकार हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद इसे 6 कहा गया है। वास्तव में ये 7 है, 6 को हटा करके और इसे यहाँ पे आगे चूंकि संपत्ति का अधिकार है, तो आर्टिकल 300 के ए में जोड़ दिया गया है। आर्टिकल 300 के ए में जोड़ करके और संपत्ति के अधिकार को वहां से रिमूव कर दिया गया है। पहले ये संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार होता था, लेकिन हटा दिया गया है। तो यहाँ 5 के बाद 6 ही हम मानते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, तो हम बोलते हैं 6 प्रकार के हैं। वास्तव में ये पहले 7 थे, अब ये 6 हो गए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहले समता का अधिकार है। इसके लिए मैं आगे ट्रिक भी बताऊंगा आपको कि समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। तो ऐसे हम समझ लेंगे। आगे ट्रिक भी मैं यहाँ ट्रिक लिख के दिखा दूं आपको।
देखो कैसे लिखते हैं, आप लोग इसे प्रॉपर नोट डाउन भी कर लीजिएगा। तो आपको ये सब जो मैं बता रहा हूं ऑब्जेक्टिव, किसी भी एग्जाम में आप बैठो, इससे दूर क्वेश्चन नहीं हो सकता भाई, इससे दूर नहीं हो सकता। आज आपको पहली बार ही सही सब कुछ समझ में आएगा। समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार की। हमारे पास ट्रिक क्या बाबू, समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार की। अब देखो हम इसे कैसे समझते हैं, यहाँ पे आपको क्या क्या बताया गया है देखिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि समता, तो हमारे पास क्या है, समता। तो पहला नंबर आपका हो गया समता का अधिकार, दूसरा देखो स्वतंत्रता का अधिकार है, तो नंबर 2 आपको दिख रहा होगा ये स्वतंत्रता है। तीसरा है आपका शोषण के विरुद्ध, यहाँ हम देख रहे हैं कि नंबर 3 आपका है शोषण के विरुद्ध, तो नंबर 3 यहाँ हम बोल दिए। अब आपका देखो नंबर 4 है, नंबर 4 क्या है बाबू, तो यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता, यहाँ धर्म दे दिया है, तो धर्म को मैं यहाँ क्या कह दूं, 4 कह दूं। फिर आगे है आपका संस्कृति एवं शिक्षा, तो यहाँ पे मैं आपको छठा दे देता हूँ शिक्षा, 5वां होगा आपका ये। और आपका यहाँ 7वां नंबर जो है संवैधानिक उपचार है, तो यहाँ पे मैं आपको छठा कह देता हूँ उपचार। तो इस प्रकार के अधिकार हैं। आगे यदि मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल जो आपका यहाँ दिया हुआ 14 से 18, 19 से 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 और 32, इस आर्टिकल को कैसे याद रखते हैं। तो आर्टिकल को याद रखने के लिए बहुत ही आसान सूत्र और गजब सूत्र बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग, मैं कोड देता हूँ आपको, ऐसे क्या याद रखेंगे कि यहाँ पे, यहाँ देखो ऐसे याद रखते हैं 54, 24, 201 या 5, यहाँ 42, 42, 201, 5, यहाँ पे ऐसे 5 देख लो, 54, 24, 201, ठीक है। 5, 42, 42, 01 याद रखते हैं। 5 देखो यहाँ 5, 42, 42, 01, 5, 42, 42, 01 ऐसे याद रखते हैं। देखो 5, 42, 42, 01 हमारे लिए क्या होगा ये, देखो जैसे मैं बात कर लूँ, हमारा जो पहला है मैं यहाँ पे नंबर 1 कर देता हूँ, ये हमारा पहला जो होगा वो समता के लिए होगा। समता के लिए हमारे पास 5 अधिकार दिए गए हैं। कौन कौन दिए हुए हैं, 14 से लेके 18 तक दिए 5 अधिकार। दूसरा जो है हमारा, मतलब 14 से है, 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे अधिकार दिए हुए हैं। दूसरा देखो हमारे पास स्वतंत्रता का अधिकार है, जो स्वतंत्रता अधिकार यहाँ पे 4 है, मैं यहाँ पे काउंटिंग कर देता हूँ 2, चूंकि यहाँ मैंने सीरियली काउंट करा है, तो आप समझ जाएं कि 2 मतलब स्वतंत्रता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमारे पास 4 अधिकार हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 18 हो गए थे, तो 19, 20, 21 और 22, मतलब देखो यहाँ 19 से लेके 22 तक जो दिए गए हैं ये हमारे स्वतंत्रता के अधिकार हैं। नंबर 3 देखो हमारे पास शोषण के विरुद्ध अधिकार हैं, तो यहाँ शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं, तो ये हमारे 3 अधिकार है। यहाँ नंबर 3 में आते हैं, जो यहाँ 2 लिखे हुए हैं, मैं यहाँ पे सीरियली काउंटिंग कर देता हूँ, इसका मतलब 2 है, यहाँ पे 3 मतलब इसके मतलब हो गए 3। 3 नंबर में कितने आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल, मतलब आपने 22 पढ़ लिया था तो वो 23-24 आर्टिकल यहाँ पे होगा। देखो यहाँ पे 23-24 दिया हुआ है, 2 आर्टिकल हैं। फिर आगे हम बढ़ते हैं हमारी शिक्षा, तो देखते हैं कि हमारी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है, तो हमारे यहाँ देखो 3 के बाद फिर से ये 4 हो गए, तो 4 सेम मत करना, ये हमारे कॉर्ड है। तो उसमें चौथा नंबर जो हमारा है वो संस्कृति एवं शिक्षा का, ये सॉरी आपका चौथा नंबर जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 4 आर्टिकल हैं, मतलब आपने 24 तक काउंटिंग कर लिया था, तो 25, 26, 27 और 28, मतलब 25 से 28 तक, देखो 25 से 28 तक आपको ये क्या दिया हुआ है, तो ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक बाबू। आगे देखो फिर शिक्षा का अधिकार है, तो देखो शिक्षा का अधिकार में हमारे यहाँ 5 नंबर काउंटिंग में कितने आ रहे हैं, तो यहाँ 5 नंबर में 2 आ रहे हैं, तो हमारे पास 2 आर्टिकल होंगे। 5 नंबर देखो यहाँ पे शिक्षा है, तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जो हमारे 2 आर्टिकल हैं, मतलब देखो 29 और
30 है। आगे देखो यहाँ पे छठा नंबर में 0 किया गया क्योंकि इसे हटा दिया गया है। जो यहाँ पे 6 नंबर है संपत्ति के अधिकार हैं उसे आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। यहाँ तक क्लियर है सारे विद्यार्थी को? आगे बढ़ते हैं। फिर देखो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो दिया हुआ आर्टिकल 32 में दिया हुआ है, जिसमें मात्र एक ही आर्टिकल में दिया हुआ है जो छठा नंबर में आपको बताए थे। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास मात्र एक आर्टिकल है 32 में, और उसे ही हम बोलते हैं संविधान की आत्मा कहते हैं। तो वहीं पर हम सारे प्रकार के अधिकार को वहीं पे हम उजागर करते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत आपके यदि फंडामेंटल राइट, जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे मामले आते हैं जहां पर एक जनमानस को क्षति होती है, और इसमें आगे हम देखेंगे आर्टिकल 32 से लेकर के 35 तक में कि किस प्रकार के आर्टिकल का हनन होता है। तो वो सारे आर्टिकल के हनन के लिए आप आर्टिकल 32 के तहत यदि मूल अधिकार का हनन हो रहा है, आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बीच आपका हनन किसी भी प्रकार से हो रहा है, तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, एससी चले जाएंगे आप। और यदि आपको हाई कोर्ट जाना है तो आर्टिकल 226 मैं यदि इंडिकेट कर दूं, आपको यदि सुप्रीम कोर्ट जाना हो तो आर्टिकल यहाँ पे 32 की ओर जाएंगे। और यदि आपको एचसी मतलब हाई कोर्ट जाना है तो यहाँ पे आर्टिकल 226 की ओर जाना है। आर्टिकल 226 आप जाएंगे तो वहाँ पे आप ये हाई कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो आपको आर्टिकल 32। कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि रिट दायर करने की क्षमता किसके पास ज़्यादा है, तो रिट दायर करने की क्षमता कई मामलों में हाई कोर्ट के पास ज़्यादा है सुप्रीम कोर्ट की तुलना में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक मामला पर ही वो आपको रिट दायर कर सकता है। सिर्फ कौन होगा, तो मौलिक अधिकार पर ही सुप्रीम कोर्ट रिट दायर करेगा। लेकिन हाई कोर्ट जो होगा वो किसी और मामला पर भी वो रिट दायर कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़ जाते हैं। ये आपको प्रॉपर समझा दिए। मौलिक अधिकार तो पता ही चल गया आपको, ट्रिक मैंने बता दिया था। ट्रिक याद रखना है कि समता ने स्वतंत्रता को शोषण के विरुद्ध धर्म की शिक्षा देकर उपचार किया। एक कॉर्ड भी याद रखना है जो आपको यहाँ पे 5-42-42-01, यहाँ समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक शिक्षा का अधिकार, उसके ये आपको संस्कृत में शिक्षा का अधिकार, आपका क्या था देखो आगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है आपका। उसके बाद यहाँ पे आगे शिक्षा का अधिकार है, और फिर आपका आगे जाकर के ये जो आपका उपचार का अधिकार है, संवैधानिक उपचार। यहाँ तक क्लियर सारे विद्यार्थी को? अब देखो यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा कि संविधान, इसे थोड़ा जूम आउट कर दो ताकि सारे विद्यार्थी को प्रॉपर दिख जाए। और आपका ये जो संस्थान का नाम है ये आपका ज्ञान संचार जीएस सेंटर है, जो प्रॉपर आपको यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, जो फाइनली यूपीएससी और बीपीएससी स्पेशल के लिए है। और भी बहुत सारे ऐसे क्लासेस चलते हैं जिसमें आपको ये सब बताए जाएंगे। क्लियर है बाबू? तो फाइनली हम जो देख पा रहे हैं ये अपना यहाँ पे देखो यूपीएससी बीपीएससी की स्पेशल क्लासेस चलती है इस पे। देखो अब यहाँ पे हम संविधान के यहाँ भाग की बात कर लेते हैं। तो संविधान में 22 भाग हैं और भागों में विभाजित किया गया है, जहाँ पे 395 आर्टिकल थे और यहाँ पे 12 अनुसूचियाँ हैं। मतलब आप देखते हैं यदि पार्ट, तो यहाँ पे हमारे पास 22 भाग हैं जिसे 25 किया गया है। इसमें 395 अनुच्छेद हैं जो 448 किया गया है, जो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ। ये जो 22 है इसका मतलब यहाँ 25 हो गया है, यहाँ पे 395 है इसका मतलब 448 हो गया है, और यहाँ पे जो 12 अनुसूची है वो सही दिया हुआ है। क्लियर है? पहले 8 थे। देखो भाग 1 क्या कहा गया, संघ और उसके क्षेत्र, जो आर्टिकल 1 से लेके 4 तक के बीच में है। क्लियर है? आगे देखो भाग 2 जो नागरिकता है 5 से 11 है। आगे देखो भाग 3, यही आपको आधी क्लास में पूरा गर्दा कराना है, जो 12 से लेके 35। ये 12 से कई बार ये सब मैचिंग के लिए दे देते हैं, तो ये सब आपको पढ़ने होंगे। जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशित करते हैं, इसे हम डीपीएसपी कहते हैं, डीपीएसपी कहते हैं, जो आगे अच्छा समझाएंगे आपको। इस पर भी एक वीडियो अलग से आएगी अपनी। तो यहाँ पे डीपीएसपी देखते हैं, यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं है, जो 36 से लेके 51 तक दिया हुआ है। फिर आगे आपका जो 4 का ए है ये मूल कर्तव्य कहते हैं, जो हमारा 36 से यहाँ देखो 51 तक दिया हो, सॉरी ये आपको 51 में ए में दिया हुआ है, जो कौन सी है, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज है आपका।
भाग 5 देखो संघ है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 जो है वह राज्य के वहाँ पे भाग 5 जो है वह 52 से 151 तक, मतलब केंद्र। संघ का मतलब यहाँ पे हम कहेंगे केंद्र, और राज्य तो आप जानते हो, राज्य जो 28 राज्य बटे हुए हैं, तो उसमें 52 से लेकर के और 152 से लेकर के 237 तक दिया हुआ है। तो दो आर्टिकल जो है, दो यहाँ पे दो पार्ट जो बेहतर है, आपका भाग 5 जो है वो केंद्र के लिए है, और भाग 6 जो है वो राज्य के लिए है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? अब देखो इसी में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो आपको तो बता ही दिया है कि सही सुमेलित नहीं है। तो समता का अधिकार तो सही है 14-18। आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार आप देख रहे हैं 23 भी सही है आपका। जैसे आपको कोड याद हो 5424001, तो समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, उपचार का अधिकार है। तो वैसे आप देख रहे हो कि ये भी सही बता रहा है। सही सम्मिलित नहीं पूछ रहा है तो अभी इसे टिक मत करो, उधर सही कर दो। देखो ये भी करेक्ट बता रहा है, ये भी सही मैच कर रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देखो 29-30, और एगो आता है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार तो मूल राइट में है ही नहीं, तो सही सम्मिलित में मात्र यहाँ पे डी हो जाएगा, बाकी सब तो सही है। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम इसे जूम आउट कर देते हैं और इसे आप आगे देखिएगा बाबू, ध्यान दो। प्रॉपर समझ में आ रही है आप लोग को? दिख रहा है प्रॉपर? चलो अब देखते हैं बाबू। देखो भाग 7 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, संविधान, जो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा निर्देशित किया गया, जिसमें आर्टिकल 238 दिए हुए हैं। यहाँ तक क्लियर है। आपका भाग 8 जो है संघ राज्य का क्षेत्र है, जो आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक दिया हुआ है। भाग 9 जो है ये पंचायत के लिए है, जो आर्टिकल 243 से लेकर के 200 यहाँ पे 43 ओ तक दिया हुआ है। भाग 9 का ये जो नगर पालिका है ये आपके लिए बहुत VVI है, जो अनुच्छेद 243 के पी से लेकर के 243 के जेड और जी तक दिया हुआ है। फिर आपका भाग 10 जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, मतलब भाग यहाँ पे 10 में ही SC एंड ST के बारे में बताया गया है, जो 244 से लेकर के 244 ए तक बातें दी गई है। फिर भाग 12 जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध, जो यहाँ पे 245 से लेकर के 263 तक दिया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है सारे विद्यार्थी को? भाग 12 जो है वित्त, संपत्ति, संविधान बाद जो है आर्टिकल 264 से लेकर के 300 ए तक दिया हुआ है। यही में आपको संपत्ति दे दिया गया है, तो वही संपत्ति का अधिकार जो है हमारे पास 300 के ए में दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो भाग 13 बात करते हैं राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में है, जो आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक दिया गया है। आगे देखते हैं भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो आर्टिकल 308 से लेकर के 323 तक दिया हुआ है। इतना क्लियर है? आगे किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं है? देखो अब इसे और समझ लो थोड़ा सा। यही हमारा भाग 22 तक दिया हुआ है, तो यहाँ तक आप जूम आउट में समझो। देखो क्या दिया हुआ है 14 के ए, जो मैं कहा था आपको अधिकार, ये अधिकरण है, जो आर्टिकल 323 से लेकर के देखो 323 के बी तक दिया हुआ है। यहाँ तक दिख रहा है आपको? अब देखो निर्वाचन, देखो मैंने बताया था आपको ये बहुत VVI है, और इसी के तहत आर्टिकल 15 के तहत भारत में निर्वाचन कराए जाते हैं, जो आर्टिकल 324 से लेकर के 29 के ए तक दिया हुआ है। कहेगा क्वेश्चन, किसी भी वनडे एग्जाम पूछेगा कि किस भाग के तहत निर्वाचन कराए जाते हैं, तो भाग 15 कराए जाते हैं। ऐसे मान लो ऑप्शन दे भी दे 4, 5, 6, 7, तो क्या कर सकते हो? बिना पढ़े कुछ नहीं कर सकते आप। भाग 16 करते हैं, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध संबंधित है, यहाँ पे अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक दिया हुआ है। इतना क्लियर है? आगे समझ लेते हैं। राजभाषा, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 343 से लेकर के 351 तक दिया हुआ है। आगे समझ लो। भाग 18 बहुत VVI है, आपात उपबंध, जो आर्टिकल 352 से लेकर के 360 तक दिया हुआ है। आगे देखो भाग 19 जो प्रकीर्णन है, जिसे हम आर्टिकल 361 से लेकर के 300 यहाँ पर 67 को देखते हैं। भाग 20 जो है वो संविधान संशोधन, वही आपको CAA कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो होती है वह 368 में, मतलब पूछा जाएगा कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किए जाते हैं, तो हमारा आर्टिकल 368 है, जो भाग 20 में दिया हुआ है।
क्लियर है कहानी। और अभी तक कितने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन हो चुके हैं, तो अभी तक बाबू 103 बार हो चुका है। जो 103वें बार होने में हमारे प्रधानमंत्री थे, और जो मुख्यमंत्री ये श्री नरेंद्र मोदी जी थे, और आगे आपके राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू थी। तो ये दोनों ने आगे जाकर के ये 103वां संविधान संशोधन को कराया है, जो आगे इसके लिए आपको एक और स्पेशल वीडियो बना करके सारे संशोधन को बता दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। भाग 21 देखते हैं। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताए गए हैं, जो आर्टिकल 369 से लेकर के 392 तक दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक। आगे आपको भाई यहाँ पे देखो भाग 22 दिया हुआ है, जो क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, और पाठ और निरसन, मतलब जो इसमें और बहुत कुछ बातें शामिल की गई है, जो आर्टिकल 395 से लेकर के 393 से 395 तक दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बना दोगे आप लोग। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होता है। तो हमारा आर्टिकल कभी भी अनुच्छेद 20 और 21 जो है बाबू, ये कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती है। यदि समाप्त होती है तो मतलब आदमी वहां पे जी नहीं सकता, जी नहीं सकता। कई मामलों में 19 का निलंबन हो जाता है। अब फाइनली ये सब जो था हमारा इंट्रोड्यूस था, और इसमें आपको मैंने पूरा इंट्रोड्यूस करा दिया। अब बताओ कितने विद्यार्थी हो जो प्रॉपर समझ पा रहे हो। लगभग 30 मिनट क्लास जो था वो अपना बेसिक क्लास था। अब आगे हम सारे आर्टिकल को आपको एक एक करके समझाने वाले हैं। तो बताओ यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है? ठीक है बाबू, चलो अब आगे देखते हैं। सारे विद्यार्थी प्रॉपर क्लास कर रहे हैं। चलिए देखो क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद यहाँ देखो 12 दिया हुआ है, जो यहाँ राज्य की परिभाषा को बता रहा। अनुच्छेद 12 क्या है बाबू? आपको यहाँ राज्य की परिभाषा है। मतलब इसमें आपको संसद, भारत सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार, भारत के भीतर और भारत के नियंत्रण के अधीन आने वाले अधीनस्थ ये पदाधिकारी है। ये सब हमारे राज्य की परिभाषा में आते हैं। परिभाषा क्या है, इस भाग में जरा ध्यान दो, इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि सब विद्यार्थी प्रॉपर समझ पाएगा। देखो यहाँ कह रहा है कि मूल अधिकार के तहत ये दिया गया है, जिससे आप समझो, जिससे आप देख पा रहे हो। देखो यदि प्रॉपर ना दिख पा रहा हो तो मैं इसे और जूम आउट कर देता हूँ, ताकि सारे विद्यार्थियों प्रॉपर ज़्यादा करेंगे तो ब्लर आ जाएगा। चलो देख लेते हैं बाबू क्या है। चलिए इतना में आप सबको दिख जाएगा। किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत तो नहीं है? आ जाओ टॉपिक पे। देखो यहाँ पे बता रहा है आपको, मूल अधिकार के बारे में पूछ रहा है, जो साधारणतः क्या है परिभाषा में इस भाग में कह रहा है। इस भाग में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो, संदर्भ में अन्यथा उपेक्षित ना हो, राज्य के अंतर्गत भारत की सरकार और संसद, मतलब भारत की सरकार और संसद तथा राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और ये प्राधिकारी सभी इसके अंतर्गत आएंगे। मतलब इसमें जो भी होगा सभी इसके अंतर्गत आएंगे। देखो तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा आर्टिकल जो है, हमारा आर्टिकल 12 जो कह रहा था वो राज्य की परिभाषा को तय कर रहा था, जो हम यहाँ पे आपको जूम इन किए थे। तो देखो देखो तो यहाँ पे संसद, भारत की सरकार, राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और भारत के और भीतर की जो नियंत्रण के क्षेत्र में आएगा उस सब के बारे में बताया गया है। फिर देखो आर्टिकल 13,
मौलिक अधिकार के असंगत या अन्य अल्पीकरण करने की विधियां हैं जो संविधान लागू होने से पहले से भारत में लागू सभी विधियां द्वारा मूल अधिकार का उल्लंघन करने के मात्र तक शून्य होगा। मतलब जहां तक मूल अधिकार शून्य होगा, वहां तक, जहां तक ये मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा वहां तक मूल अधिकार को यहाँ पे देखो यहाँ क्या है, लागू होने से पहले भारत में लागू सभी विधियां मूल अधिकार के उल्लंघन करने की मात्रा तक। मतलब मान लो कि जहां तक मैं बता रहा हूं कि यदि यहां तक पूरे ये नियम बनाए गए और इस नियम में यदि इतनी मात्रा जो है उल्लंघन कर रहा हो तो सिर्फ इतना मात्रा यहाँ तक शून्य हो जाएगा, इतना मात्रा शून्य हो जाएगा और बाकी सब लागू हो जाएंगे। बात इतना ही कर रहा है कि यहाँ पे वास्तव क्या कहा जा रहा है कि जहां तक नियम बना और जो भाग मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है तो उल्लंघन करने के मात्रा तक वह शून्य होगा, बाकी सब मान्य रहेगा। देखो यहाँ पे राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी, राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन करती हो। बात क्लियर है। कहेगा कि यहाँ पे आर्टिकल, ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो राज्य नहीं बना सकती है, जो उसका उल्लंघन करता हो। देखो यहाँ पे आगे, यदि राज्य इस प्रकार की कोई विधि बनाता है तो वह विधि मूल अधिकारों का उल्लंघन करने की मात्रा तक शून्य होगी, जो वही बात दिया गया है। क्लियर है। बाकी आपको और डिटेल्स में है, इसे आप PDF में देख लीजिएगा। आगे देखो, यहाँ से हमारा फाइनली शुरू होता है। वैसे वास्तव में मूल अधिकार जो होती है वह 14 से लेकर के 32 तक ही हम पढ़ते हैं, 14 से लेकर के 32 तक ही पढ़ते हैं। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बताओ। देखो अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। मतलब भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। मतलब विधि के समक्ष जो समता है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है। विधि के समक्ष जो भी समानता है उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता है, और यदि वंचित किया जाएगा तो वहाँ पर वह उसका जहाँ तक वंचित होगा वहाँ तक वो शून्य माना जाएगा। देखो विधि के समक्ष देखो यहाँ क्या कहा गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी संदर्भ के समता से विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। आगे देखो क्या कहा गया है। चलो अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता जो है कहाँ से लिया गया है, तो यह ब्रिटिश अवधारणा नकारात्मक संदर्भ, किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विशेषाधिकार का अभाव, सभी व्यक्तियों के साथ समानाधिकार और विधि के समक्ष सर्वोच्चता की बातें कही गई है, जो आगे आपको और आगे बताया जाएगा। देखो अब यहाँ पे आप देख लो आगे तो क्या बताया गया है। विधि के समान संरक्षण अमेरिका की अवधारणा है। यह कहेगा विधि के समान संरक्षण कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। सकारात्मक संदर्भ जो है, पॉजिटिव रेफरेंस जो ली गई है, अमेरिका से ली गई है। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार अमेरिका से लिया गया है। सभी व्यक्तियों के लिए एक तरह के कानून, एक जैसा प्रयोग, सब अमेरिका से लिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ जाओ। विधि का शासन तो ब्रिटिश न्यायवादी डायसी द्वारा प्रतिपादित है, जो मूलतः 3 बिंदुओं पर आधारित है। पहला, विधि के उल्लंघन के आधार पर ही दंड होगा। दूसरा, विधि की सर्वोच्चता। तीसरा, न्याय निर्णय व्यक्तिगत अधिकारों के स्रोत। आर्टिकल 15 क्या है, जरा इसे देख लेते हैं। आर्टिकल 15 जो है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी का भेदभाव नहीं होगा। मतलब आर्टिकल 15 जो है, यदि कोई व्यक्ति को सिर्फ जन्म के स्थान के आधार पर, मूल वंश, जाति, लिंग इत्यादि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आगे देखो,
ऐसे थोड़ा थोड़ा हम देख लेते हैं, ये सब आर्टिकल में आगे बातें दी गई है, हम इसमें देख लेते हैं SC ST की क्या सब बातें दी गई है। आगे देखो आर्टिकल 16 क्या दिया हुआ है, तो आर्टिकल 16 में दिया हुआ है अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिषेध होगा। मतलब राज्य के अधीन लोक नियोजन के विषय में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर सरकार के, देखो यहाँ पर और आगे थोड़ा डिटेल से समझ लो, बाकी डिटेल से आप PDF में देख लीजिएगा। देखो सरकारी नौकरी के संबंध में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति के साथ केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, जन्मस्थान, निवास इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आपको नॉर्मल याद रखना, अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आगे देखो ये मोस्ट भिविया है, आपको देखो यहाँ पे आर्टिकल 17 कह रहा है अस्पृश्यताओं का अंत दिया है। मतलब किसी व्यक्ति के, देखो किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा और इस प्रकार के कानून के लिए दंडनीय, इस प्रकार के व्यवहार के लिए वह कानूनन दंडनीय होगा। आगे देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत माना जाता है। तो धार्मिक, यहाँ पे देखो दार्शनिक आधार पर छुआछूत को, ये धार्मिक दार्शनिक आधार पर छुआछूत, धार्मिक दार्शनिक आधार पर, देखो धार्मिक दार्शनिक आधार पर यहाँ कह रहा है छुआछूत को नहीं मानना, ये ठहराना है किसी व्यक्ति को, यहाँ किसी व्यक्ति को, देखो क्या दिया गया है, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना या किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान के प्रवेश से रोकना। तो फाइनली इसका आंसर ये होगा कि अंतर्गत छुआछूत माना जाएगा, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर प्रवेश से रोका जाना चाहिए। आगे देखो आगे क्या है बाबू, जरा ध्यान दो। आगे अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 में दिया गया है उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 18 में बाबू ये उपाधियों का अंत को दिया गया है, उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अब आगे देखो इसमें आगे बातें कह क्या रहा है, तो आगे इससे प्रॉपर आप समझिए। देखो यहाँ पे क्या कहा गया है, ध्यान दो, कह रहा है क्या, उपाधियों का अंत मतलब ऐसा कोई उपाधि धारण नहीं करेगा, सेना के क्षेत्र को छोड़कर बाकी ऐसे किसी अधिकार को उसमें शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ देखो कह रहा है राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, मतलब विधि द्वारा स्थापित जो सम्मान है उसके अलावा कोई उपाधि प्राप्त नहीं करेगा। देखो पहला नंबर है उपाधि प्राप्त नहीं करेगा, दूसरा कह रहा है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि आप विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करेंगे तो आपको भारत की नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। आगे देखो कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, मतलब कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, राज्य के अधीन लाभ विश्वास के किसी पद को धारण करता हो, मतलब यदि किसी सेक्टर में आप जॉब वगैरह कर रहे हैं तो उस सेक्टर में भी यदि सरकार को ऐसा कुछ लग जाए कि आपसे कुछ ऐसा द्वेष है, तो इस कंडीशन में आपको वहां पर यह पद से हटा दिया जाएगा और आपको भारतीय नागरिकता के लिए वहां पे समाप्ति दे दी जाएगी। आगे ध्यान दिया जाए तो आगे क्या कहा गया है, किसी विदेशी राज्य के कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं होगी। जब तक राष्ट्रपति आपको परमिशन ना दे दे कि आप इसे ले सकते हैं, तब तक आप इस कोई वस्तु को आप नहीं ग्रहण कर सकते हैं, जो आपको इस तरह से बताया गया है। आगे है उपाधियों का अंत, ऐसे ही आगे पढ़ते हैं बाबू। देखो अनुच्छेद 18 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा, यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन सी उपाधि एक भारतीय द्वारा धारित नहीं की जा सकती। तो देखो यहाँ पे दीवान बहादुर, यहाँ पद्मश्री, पद्म भूषण, ये सब तो अधिकार दिए जाते हैं सबको, सिर्फ यही एक अधिकार है जो नहीं जाते हैं। तो इसका फाइनली आंसर बाबू ए होना चाहिए, इसका फाइनली आंसर ए होना चाहिए। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो बताओ। आगे देख रहे हैं आर्टिकल 19। तो फाइनली अभी तक हमने क्या किया कि यहाँ पे भाग यहाँ पे 3 के आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट वाले थे वहाँ तक हमने प्रॉपर देख लिया। अब आगे हम बढ़ते हैं, आगे आपको पढ़ना क्या क्या है। देखो
आर्टिकल 19 जो यहाँ पे आपको ये मोस्ट वीवीआई है, ये मोस्ट वीवीआई है बाबू, मोस्ट वीवीआई। देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, जरा इसे समझो, सारे विद्यार्थी ध्यान देना। देखो आर्टिकल 19 जो दिया गया है, जो वाक्य स्वतंत्रता, वाक्य मतलब होता है बोलने, बोलने की स्वतंत्रता। बताओ, आज का आदमी बोलने की स्वतंत्रता मांग रहा है, मतलब ध्यान दिया जाए क्या क्या बातें इसमें दी गई है। आर्टिकल 19 के ए, मतलब इसे कई भाग में बांटा गया है। आर्टिकल 19 के ए में देख पा रहे हैं कि विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब आप अपने विचार की कुछ बातें कर सकते हैं। दूसरा है शांतिपूर्ण और निर्णय युद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब बिना झगड़ा झांटी के आप सम्मेलन कर सकते हैं। संगम, संघ, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता, कोई भी जीविका या व्यवसाय आदि करने की स्वतंत्रता। तो ये सब आपको आर्टिकल 19 के ए में बताया गया है, जो आपको इस तरह के इसमें आपको बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखो आर्टिकल यहाँ पे आपको आर्टिकल 19 के 2 में क्या दिया गया है। तो आर्टिकल 19 के 2 में उधर थोड़ा लंबी कहानी बताए हैं आपको, यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। आर्टिकल 19 के 2 में क्या कहा गया है बाबू, तो वाक्य यहाँ पे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर यहाँ पे प्रतिबंध भी है कि आप यदि बोलेंगे तो आप कहाँ तक बोल पाएंगे, कितना बोल पाएंगे, ये सब बातें दी गई है। तो भारत की संप्रभुता और एकता के अखंडता को आप, ऐसा नहीं होगा कि आप भारत के बारे में कुछ बोलना शुरू कर दें, आप ऐसी कोई बात नहीं बोलेंगे जो भारत की एकता अखंडता को ठेस पहुंचता हो। भारत की सुरक्षा के मामले, मतलब राज्य की सुरक्षा के मामले में भी ऐसा कोई बात होगा तो वहां पर भी आपकी वाक्य की स्वतंत्रता को छीन ली जाएगी। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, यदि आप मान लो कि जहां भारत के साथ जो दुश्मनी स्थिति में है और वहां पर यदि आप उससे दोस्ती रखते हैं तो वहां पर भी आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, वहां पर आपको देशद्रोह वाला जैसा काम किया जाएगा। सार्वजनिक व्यवस्था है, सदाचार है, यहाँ पे आपको नैतिकता, न्यायालय की यहाँ अवमानना, मानहानि, किसी भी अपराधों के लिए आपको उकसाना। मतलब जैसे मान लो कोई किसी झगड़ा नहीं कर रहा, क्या हुआ कि दो आदमी झगड़ा कर रहे थे, जब तीसरा आदमी गया, दोनों को समझाया, तब मार शुरू हुई, तो उसको बोलते हैं उकसाना। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ो। आगे देखो क्या हुआ है, आर्टिकल 20 दिए गए हैं। आर्टिकल 20 क्या है हमारे पास, अपराधों के लिए दोष सिद्धि केस में संरक्षण। मतलब यदि आपने कुछ अपराध किया और यदि आप वहाँ पे आपको कोई साबित नहीं कर पा रहा है कि तुम ही ये अपराध किया था, तब तक आपको कोई अधिकार यहाँ पे न, किसी को ये अधिकार नहीं है कि आपको वहाँ पे दंड दे दे। मतलब वहाँ पे सबूत, साक्ष्य की आवश्यकता होगी। एक अपराध, ध्यान दो, एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा। मतलब आप अपराधी भी हैं फिर भी भारतीय संविधान जो है आपको संरक्षण दे रही है। मतलब दोहरा संकट अथवा दोहरे अभियोजन से सुरक्षा है। दूसरा है अपराध करने के समय जो कानून है इसी के तहत सजा मिलेगी। मतलब जिस कानून के तहत, मतलब जब अपराध किया गया उस समय जो कानून था उसी कानून के तहत आपको यहाँ पे अपराध करने का सजा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अपराध किया 2020 में और जो नियम बन के 2024 में तो आपको 24 के अकॉर्डिंग टू वहाँ पे सजा मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको 20 के यदि आपका केस चला है तो 20 के यहाँ पे जो नियम थे उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। तो यहाँ पे आपको पहला नंबर है, एक 3 बातें हैं इसमें। पहला जो है, एक अपराध के लिए एक सजा। दूसरा है अपराध के समय जो कानून था उसी के तहत सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि नियम बना के फांसी पे लटका दो उसको। देखो 3 नंबर, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने से बाध्य नहीं किया जा सकता। मान लो पुलिस वाला आपको पकड़ लिया है, खूब पीट रहा है, पुलिस वाला आपको पकड़ा और खूब पीट रहा है,
तो आप क्या कहेंगे, आपको कहेगा कि तुम ये जुर्म किया था, तो आप वहाँ पे बेहिचक कह दीजिएगा कि हमने ये जुर्म किया। और आपको आर्टिकल यहाँ पे 20 का 3 मालूम है, इस पे यदि आपको ज़बरदस्ती उकसा भी रहा है तो आप जाके कोर्ट में कह दीजिएगा कि साहब हमको वो पीट रहा था तो मैं डर के मारे कह दिया था, चूंकि मुझे दबाव बनाया जाता था तो दबाव के तहत मैंने तो कह दिया था कि मैंने जुर्म किया हूँ, लेकिन मैं अपने लिए यह साक्ष्य देता हूँ कि ऐसा कोई सबूत नहीं है आपके पास जो मुझे दोषी सिद्ध कर सकता हो, तो वहां पर भी आप बरी हो जाएंगे। तो ये भी अधिकार आपके पास है जो आर्टिकल 20 के तहत है। कोई धमका रहा हो आपको, मान लो बात, क्या जाता है, अक्सर पुलिस वाले धमकाते रहते हैं, कह दो आर्टिकल 20 पता है, चलो तुम्हारा भी हम खाता सही करेंगे कोर्ट में चल के। इस सब आगे की बातें हैं, आगे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखो अब है हमारे पास आर्टिकल 21, बाप रे कितना खतरनाक आर्टिकल है बाबू ये। इसके बदौलत आप कोई भी काम कर सकते हो। आर्टिकल 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका शरीर है, आपकी जो मर्जी है कर सकते हैं, आपकी जो मर्जी में। मान लो आपका उम्र भी अभी युवा आप आदमी हैं, तो पहले नंबर आपको लगता होगा कि शादी कर लेते हैं। आज के युवा में जो यहाँ पे शादी जो होती है, मतलब क्या, पसंद की शादी की बात कर दो, पसंद की शादी हो जाए, मतलब यहाँ पे यदि अंतर जातीय शादी हो, जैसे कि आप बात कर सकते हैं यहाँ पे किसी व्यक्ति को उसके प्राण दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से वंचित नहीं किया जा सकता, अन्यथा नहीं। कहने का मतलब कि आपकी मन मर्जी, लेकिन इसमें मरने की स्वतंत्रता नहीं है, समझ लो, मरने की स्वतंत्रता नहीं है। मतलब ऐसा ना हो कि कोई आदमी कहे आर्टिकल 21 के तहत मैं प्राण हत्या मतलब आत्महत्या कर लूंगा। ऐसा बहुत मामला आया है जिसमें आप कैसे यहाँ ये सुप्रीम कोर्ट जो है इस बात को खारिज कर दिया है कि हम यहाँ पे आपको स्वैच्छिक मृत्यु के अधिकार नहीं दे सकते आर्टिकल 21 में। हाँ, आपका मान लो कि घर पे परिवार से अनबन चल रहा है तो उस कंडीशन में आप कुछ कर सकते हैं, उस कंडीशन में आप यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरा ये बातें नहीं है, ये बातें हैं, तो वो मान लिया जाएगा। आप माता पिता से अलग भी हो सकते हैं इस आर्टिकल के तहत। आगे देखो, आपको यहाँ 21 के ए दिया गया है। सच बतावें, ये आर्टिकल एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा आर्टिकल है जिसे मिलता है उसे ही नहीं पता होता है कि उसके लिए आर्टिकल दिया गया था। जिसे ये आर्टिकल मिल रहा है उसे भी नहीं पता होता है कि उसे ये आर्टिकल मिला है कि नहीं मिला है। ध्यान दो, तो ये आर्टिकल बाबू कहता क्या है, आर्टिकल 21 का ये जो है शिक्षा का अधिकार, ये जो है वो 6 से 14 वर्ष, मतलब 6 वर्ष के बच्चे, मुझे बताओ कि 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो किसी से पूछने जाएगा कि बताओ मेरा आर्टिकल का हनन हो रहा है, उसे तो पैंट पहनने के सही तो पते नहीं होते हैं, वो आर्टिकल क्या पूछने जाएगा। तो ये एक ऐसा अधिकार दिया गया है जिसे मिला है वो अधिकार पता ही नहीं है, जब उसे पता चलता है तब उसका उम्र ही पार हो गया रहता है। देखो यहाँ राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अधिकारित करे, निःशुल्क, समझ लो निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। जो कब जोड़ा गया है, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया। सोचो हमारे देश के आज़ादी के इतने वर्ष के बाद ये लागू हो पाया है, क्या कर रही थी हमारी सरकार सब। आगे देखो, यहाँ पे कहा गया है ऑब्जेक्टिव, देखो शिक्षा का अधिकार किस उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है, तो जिसे अधिकार मिला है उसे तो खुद नहीं पता है, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये सब साधारण क्वेश्चन हैं, वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सब आपको पढ़ने हैं, बहुत क्वेश्चन आगे आएगा आपको। देखो अब है अपना आर्टिकल 22। देखो आर्टिकल 22 क्या कहता है बाबू, देखो आर्टिकल 22 जो है वह निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार। आर्टिकल देखो, आर्टिकल 19 जो था कहीं कुछ बोलने, कहीं पर आपको व्यवसाय करने, बसने, रहने सबकी स्वतंत्रता दे रहा था। आर्टिकल 20 जो था एक अपराध के लिए एक सजा दे रहा था, गिरफ्तारी के समय संरक्षण आपको दे रहा था, जो नियम से साथ आपका अपराध हुआ था उस नियम सजा मिलेगी आपको। आर्टिकल 21 में था
कि आपको यहाँ पे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार था, मन मर्जी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, वो कभी छीना नहीं जाएगा आपको। आर्टिकल 22 का 21 का ये जो था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य शिक्षा की बात कर रहा था। आर्टिकल 22 मतलब गिरफ्तारी के संरक्षण है, गिरफ्तारी के समय कारण जानना, मतलब जो आपको अरेस्ट करने आएगा उसे ये कारण बताना होगा कि आपको अरेस्ट किस बलबूते किया जा रहा है। वकील से परामर्श करने का अधिकार, आपको यदि मान लो आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो आपको वकील, एक सरकारी वकील आपको दिया जाएगा, यदि आप खर्चा उठाने में अयोग्य हैं तो वहां पर आपको यहाँ क्या वकील से परामर्श का अधिकार दे रहा है। 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार, मतलब अब देखो संडे मंडे का दिन थोड़ा छोड़ के, जैसे शनिवार की हो जाए 2 बजे गिरफ्तारी, वहाँ पे छुट्टी हो जाती है, फिर संडे खत्म हो, मंडे को आपको हर हाल में वो पेश करेगा। मतलब 24 घंटे के भीतर आपको बढ़िया मजिस्ट्रेट के सामने पेश उसे करना ही करना होगा। क्लियर है बाबू? आगे देखो, आगे हमारा जो है वो आर्टिकल 23 है, और यही आर्टिकल जो है 23-24 वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वह 23 और 24 आर्टिकल है। देखो अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार बालात श्रम का प्रतिषेध, मतलब किसी को खरीद बेचनी नहीं होगा। मतलब ऐसा होता है ना कि आजकल तो खूब ट्रेंड चल चुका है, देह व्यापार के मामले में खरीद बिक्री चल रहा है, आप जैसे देख पा रहे होंगे, सब आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप कह सकते हैं शोषण का अधिकार होगा, जैसे बच्चों को खरीद बिक्री कहानी होगी, ये सब आर्टिकल जो है आर्टिकल 23 के तहत आता है, जो मानव के दुर्व्यापार, मतलब मानव का कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता। आजकल शादी ब्याह के नाम पे भी खरीदा बिक्री जो किया जाता है, कई बार तो बेटियों को दहेज दिया जाता है और फिर शादी के झांसा दे करके उससे कई प्रकार के गलत काम करवाए जाते हैं। तो ये सब हमारे अभी देश में ठीक ठाक प्रचलन में है, तो यदि सरकार सुदृढ़ हो तो इससे सुधार लाया जा सकता है। यहाँ देखो, मानव दुर्व्यापार बालात श्रम, बालात श्रम मतलब जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे हैं उससे तो कोई काम कराया ही नहीं जा सकता है। 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे, 18 पार करने के बाद नियम बदल जाता है, 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे उन बच्चों को सशर्त मात्र 4 घंटे काम करने के अधिकार होंगे। तो इतना ही बात है। कई बार 6 घंटे हैं तो उससे 2-2 घंटे के ब्रेक पर काम करवाए जाएंगे उसे, और पूरा पगार भी दिया जाएगा। पढ़ाई के समय में काम नहीं कराया जाएगा, इस सब बातें इसमें मेंशन किया हुआ है। अब बाद में कह रहा है कि राज्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा ले सकता है, मतलब राज्य जो होगा वह सार्वजनिक उद्देश्य, जैसे आप कोरोना का काल देख लें, आप यदि कोरोना की बात कर लें तो कोरोना में जो डॉक्टर थे तो डॉक्टर को वहाँ पे ना तो छुट्टी ले सकता है वो, ना तो बहाने बना सकता है, और ना ही तो वो त्याग दे सकता है, उसके वहाँ पे अधिकार छीन लिए गए थे, वो एक्सेप्शन है। तो वहाँ पे मान लो किसी एक का जान मतलब खतरे में डाल करके यदि 100 का जान बचाया जा सकता है तो वो एक जन खतरे के लिए तुल्य है, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो सकता है। उदाहरण के लिए आप सामाजिक सेवा कर सकते हो, तो डॉक्टर जो है ऊपर भगवान नीचे डॉक्टर ही उसे बचा पाता है। क्लियर है बाबू? आगे देखो आर्टिकल 24 क्या कहता है। आर्टिकल 24 में आपको देखो दिया हुआ है कारखाने में काम की बातें कही गई है। तो यहाँ आर्टिकल 24 जो है बाबू वो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, मतलब कारखाने इत्यादि जगहों पर बच्चों को हम काम नहीं करवा सकते हैं। किसी राज्य किसी फैक्ट्री खान अथवा संकट वाली गतिविधियों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बच्चों को काम करने पर काम नहीं कराएगा, मतलब उसमें काम नहीं लगाएगा। देखो कुछ जगह है जहाँ फ्री है, जैसे मान लो पिता का होटल है, 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चे हैं और पिता ने उससे प्लेट धोने के लिए कह दिया, तो इस कंडीशन में वह ऐसा नहीं होगा जो वह शोषण के विरुद्ध होगा, क्योंकि उसके घरेलू काम हो गए। जैसे मान लो फिल्मों की बात कर लें, किसी छोटे छोटे बच्चों को एक्टिंग में लिया जाता है, क्योंकि वो तो काम करता है, तो वो एक प्रोफेशनली काम होता है, वहाँ जोखिम नहीं होता है। जहाँ जोखिम नहीं हो उस कंडीशन में ये वैलिड नहीं होगा, जहाँ जोखिम नहीं होगा वहाँ इनवैलिड हो जाएगा फिर वो।
देखो, यह प्रतिबंध किसी भी नुकसान न पहुंचने वाले कार्यों के संबंध में लागू नहीं होता। मतलब समझ लो, यह कहीं फिल्मों की बात कर लें, स्वरोजगार की बात कर लें, जहाँ घरेलू व्यक्ति इन्वॉल्व हैं, तो वहां पर यह लागू नहीं होता। फिल्मों में तो आप देखे होंगे, अक्सर ऐसी कहानी चलती रहती है। आगे देखो, आर्टिकल आपका दिया हुआ है, आर्टिकल है बाबू 25, 24 तक हमने देख लिया। आर्टिकल 25 क्या है? तो आर्टिकल 25 में कहा गया है, अंतःकरण और धर्म के संबंध के आबंध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। मतलब आर्टिकल 25 में आप धार्मिक मान्यता को ले सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उसे मान सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, मतलब जो व्यक्ति है वह अपनी स्वेच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा और उसे अपने धार्मिक संस्थान चलाने के अधिकार होंगे। तो 25 से लेकर के 28 तक में यही सब बातें दी गई है जो आपको आगे समझाते हैं आपको। देखो, सभी व्यक्तियों को धर्म को मानने, धर्म के अनुसरण, आचरण करने और प्रकट करने की स्वतंत्रता है। मतलब आप कहीं पे भी भगवान को उखाड़ सकते हैं, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य धर्म से संबंधित आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक, अन्य प्रकार की गतिविधियों को कानून बनाकर विनियमित कर सकता है। मतलब कोई ऐसा कानून बना देगा जिसके तहत इस पे कुछ कुछ नियम लगाए जा सकते हैं। अब आगे हम देखते हैं, डिड यू नो संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। इतना तो साधारण से क्वेश्चन है। आगे देखो, अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो यहाँ पे धर्म की वृद्धि के लिए है, यही तो सही है, धर्म की वृद्धि सही है, बाकी सब तो है ही नहीं। यहाँ पे धार्मिक प्रचार प्रसार करने हेतु छूट से भी है, सॉरी, धर्म की वृद्धि करने के लिए, धर्म की वृद्धि नहीं होगा बाबू, धर्म की वृद्धि नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको वास्तव में क्या होगा, तो ये धर्म को प्रसारित करने हेतु छूट है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? तो यहाँ पे देखो स्पष्टीकरण है कि सिखों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता है। मतलब सिख लोग जो होते हैं वो जो चाकू वगैरह रखते हैं, छोटी तलवार वगैरह रखते हैं, उसे आप मना नहीं कर सकते, वो रख सकता है। हिंदू शब्द का मतलब सिख भी है, जैन भी है, बौद्ध भी है, और मतलब यहाँ पे 3-4 धर्म को हिंदू के रूप में कैटेगरीवाइज किया गया है। आगे आ जाते हैं, आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब धार्मिक काम यदि करते हैं तो वहाँ पे खर्च लगते हैं, तो खर्च के बारे में कहता है। प्रत्येक समुदाय को अपनी धार्मिक गतिविधियों के प्रबंधन करने की स्वतंत्रता है। जैसे धार्मिक कार्यों के संबंध में कोई चल अचल संपत्ति, कोई चल अचल संपत्ति खरीद या बेच सकता है। मतलब इसमें आपको धार्मिक उद्देश्यों से यदि कोई जमा किए हैं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। धार्मिक गतिविधियों का प्रबंधन 3 शर्तों के अधीन, मतलब लोक स्वास्थ्य, सदाचार और स्वास्थ्य के आधार पर होना चाहिए। आर्टिकल 27 क्या कहता है बाबू? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संप्रदाय समुदाय के बारे में स्वतंत्रता। मतलब कोई धर्म से यदि आप इनकम कर रहे हैं तो उस जगह पे आपको टैक्स नहीं लिया जाएगा, टैक्स छूट है वहाँ पे। आगे देखो, आर्टिकल 28 क्या कहता है बाबू? यहाँ पे कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। मतलब किसी भी संस्था में जाकर के धार्मिक शिक्षा, यहाँ पे उपासना आप कर सकते हैं, यहाँ पे किसी प्रकार की ऐसा कोई रोक टोक नहीं है। आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ते हैं, फिर इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आर्टिकल 29 क्या दिया हुआ है? तो कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण। मतलब भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा या लिपि, संस्कृति को सुरक्षित करने का अधिकार होगा। मतलब वह अपनी भाषा, बोली इत्यादि को सुरक्षित रखेगा। किसी भी नागरिक को राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या उनसे सहायता प्राप्त संस्थान को धर्म, जाति, भाषा के आधार पर प्रवेश से रोका जा सकता है। मतलब यदि कोई माइनॉरिटी का कोई यदि यहाँ स्कूल चल रहा हो तो उसे भाषा के आधार पर हम ब्रेक नहीं लगा सकते, क्योंकि वह जो धरोहर है। आगे देखो, यहाँ पे ऐसी व्यवस्था की गई है।
आर्टिकल 30 की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार होगा। धार्मिक भाषाई अल्पसंख्यकों को विद्यालय खोलने एवं उसका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता होगा। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद की शैक्षिक संस्था चला सकता है। सरकार उसे अनुदान देने के लिए किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगा, मतलब सब प्रकार का पोषण भी उसे दिया जाएगा प्रॉपर। आगे देखो आर्टिकल 31 क्या कहता है। तो यहाँ पे संपदाओं आदि के अर्जन के बंद कराने वाली विधियों की वृत्ति, मतलब प्रथम संशोधन 1951 में अनुच्छेद 51 में किया गया। कानून की 5 श्रेणियां जिन्हें अनुच्छेद 14 से लेकर के 19 के बीच उल्लंघन के आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकता है। आगे आर्टिकल 31 का ए वही दिया हुआ है। आगे देख लो, यहाँ पे राज्य इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं, आगे आप लोग देख लीजिएगा। 31 के बी जो हैं, तो यहाँ पे 31 के ए और 31 के बी जोड़े गए, जो कुछ अधिनियमों के तहत इसे जोड़ा गया था, जो आगे हम समझेंगे। 31 का सी भी जोड़ा गया है, जो आपको इसमें पॉइंट दिया गया है। आगे देखो आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार का अधिकार। डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक अनुच्छेद किया जिसके बिना संविधान अर्थहीन है। यह संविधान की आत्मा है और हृदय है। मतलब आत्मा और हृदय किसने कहा था? तो ये अंबेडकर जी ने कहे थे। मूल अधिकार को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करने का अधिकार स्वयं एक मूल अधिकार है। मतलब यदि अधिकार किसी को भेजना है तो यह स्वयं एक मूल अधिकार होगा, जिसके तहत हम सुप्रीम कोर्ट आसानी से जा कर के और देख सकते हैं। तो ये कौन है? सूरज पटेल। गुड मॉर्निंग बाबू। थोड़ा मॉर्निंग दिख रहा है अभी? ये तो अभी क्लास चल रही है, इवनिंग वाली क्लास, तो मॉर्निंग कैसे कर रहे हो? प्रॉपर क्लास चल रहा है। आगे देखो, तो ये सब अधिकार दिए गए हैं। अब आगे देखो अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो आर्टिकल 32 में उपचार का अधिकार डॉक्टर अंबेडकर जी ने यहाँ पे ये सब बातें बताई गई है, जो 5 प्रकार के रिट दायर करने का अधिकार है, जो हम देख लेते हैं। तो संसद द्वारा बनाकर सुप्रीम कोर्ट के अलावा अन्य किसी प्रकार के न्यायालय को भी संवैधानिक उपचार प्रदान करने की शक्ति दी जा सकती है, किंतु इसे सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी करने की शक्ति प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। संविधान में वर्णित व्यवस्था के अलावा आर्टिकल 32 निलंबन नहीं किया जा सकता। मतलब आर्टिकल 32 से कभी भी निलंबन नहीं हो सकता है। अब देख लेते हैं हैबिस कॉर्पस जो दी हुई है, जिसे हम बंदी प्रदर्शन कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है आपके पास शरीर है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है यह कहेगा कि जो बंदी पर मतलब हैबियस कॉर्पस के तहत कहेगा कि तुम आपके पास शरीर है, और कहता है किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने के विरुद्ध है। मतलब आपके पास शरीर है, उस शरीर को मेरे पास भेजो। आप जबरन किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। आप जबरन भाई किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। सार्वजनिक प्राधिकरण या व्यक्तिगत दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। मतलब पूरा कमेटी को भी ना तो आप गिरफ्तार रख सकते हैं, ना ही किसी विशेष व्यक्ति को गिरफ्तार रख सकते हैं। मतलब यदि आप किसी व्यक्ति को जबरन बंदी बनाए हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हैबियस कॉर्पस के तहत वह आपको कहेगा कि आपके पास शरीर है और शरीर को आप छोड़ दें। फिर अगला है आपका परमादेश, जिसे हम क्या कहते हैं? मैंडेमस कहते हैं। मतलब हम आदेश देते हैं। परमादेश का मतलब वी ऑर्डर, हम परमादेश देते हैं। निजी व्यक्तियों, निजी निकाय, राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ जारी नहीं होगा। मतलब यह निजी के तहत लागू नहीं होती है। आगे देखो हमारे पास और भी आगे दिए गए हैं। क्या है बाबू, जरा समझो। तो देखो यहाँ पे प्रतिषेध हैबियस कॉर्पस दिया हुआ है। न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी। मतलब न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध हम प्रतिषेध करते हैं। प्रतिषेध करने का मतलब होता है मना करना। मना करने का मतलब तुम ये काम मत करो, मेरे पास भेजो। अब देखो यहाँ पे किसी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता का अतिक्रमण करने से रोकने के लिए, देखो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट होते हैं उसका भी पावर बहुत बड़ा है। यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई जज यदि प्रधानमंत्री को कह दे
कि अरेस्ट कर लो तो वहाँ पुलिस उसे घसीट के जेल में बंद कर देगी। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को आप हल्का में मत लीजिएगा। तो वहाँ पे जैसे ही उसे कहा जाएगा तो भागे भागे वह आएगा और यहाँ पे आकर के और तब जाकर के वह कहेगा कि देखिए क्या समस्या हो रहा है, फिर उसे मना भी किया जाएगा। क्लियर है? आगे देखो, उत्प्रेषण की बात कर रहा है तो न्यायिक अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध जारी, मतलब न्यायिक और अर्ध न्यायिक संस्था के विरुद्ध भी इसे जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट उस समय जारी की जाती है जब कोई कार्यवाही चल रहा हो, जब कोई कार्यवाही चल रहा हो उस समय, जब कोई कार्यवाही चल रहा हो। सोनी प्रिया, यस सर। सूरज पटेल, प्लीज क्या चल रहा है बाबू, प्लीज सर। सर मेरा मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, मेरा क्या होगा? सोनी प्रिया, गुड नाइट सर। बाबू किसी से मिलते समय गुड नाइट नहीं करते, मिलते समय उसे हम वेरी नाइस क्लास सर। तनुश्री, बाबू ये क्लास लगभग 1 घंटे पहले से चल रही है, जो फंडामेंटल राइट को बताया गया है। इसमें आपको स्पेशल यूपीएससी और बीपीएससी की क्लास दी जाती है। इसमें यूपीएससी और बीपीएससी, ये अपना जो क्लास चल रहा है यूपीएससी एंड बीपीएससी स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें आप किसी भी छोटे मोटे जो 1 डे एग्जाम होगा उससे भी टॉपिक कवर होगा। तो जो भी विद्यार्थी यदि आपके आसपास हो जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हो तो इसके लिए आपको बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सूरज पटेल, प्लीज अर्जेंट रिप्लाई। क्या रिप्लाई किया जाए बाबू? सूरज पटेल, सर मेरा मॉक टेस्ट में 60 क्वेश्चन सही हो रहा है, मेरा क्या होगा? तो बाबू ये बीपीएससी में हो रहा है या यूपीएससी में हो रहा है? ये बीपीएससी हो रहा है या यूपीएससी, किस में ऐसा हो रहा है? बीपीएससी में हो रहा है। आप तो एग्जाम का नाम तो लिखो, एग्जाम का नाम बताओ, फिर मैं बताता हूँ क्या दिक्कत चलेगी। आप शायद मेरे ख्याल से बीपीएससी की बात कर रहे हो क्या? सूरज पटेल, सोनी प्रिया, आप लोग जो विद्यार्थी अभी क्लास कर रहे हो बताओ आप लोग कौन कौन से एग्जाम की तैयारी आपका चल रहा है? तो सूरज पटेल बता नहीं पा रहा है, शायद वो चला गया हो। उससे मैं बता दूं कि ये जो है यदि आप बीपीएससी वगैरह जो चल रहा है तो इसमें आपको 60 नंबर है तो थोड़ा चिंता की बात है, कम से कम वह 95 तक होना चाहिए। और जो नए विद्यार्थी हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, बिहार मतलब बीपीएससी होता है बाबू, मैं जगह नहीं पूछा था, मैं एग्जाम का नाम पूछा था। तो बीपीएससी यदि आपका है तो बीपीएससी यदि आप हो तो वहाँ पे आपको जो कम से कम टारगेट रखने हैं, क्योंकि वहाँ पे 150 क्वेश्चन होता है। तो 150 क्वेश्चन में आपको 90 से 120 के बीच में वो सेफ होता है, 90 से 120 सेफ होता है। और कांस्टेबल की बात कर रहे हो तो कांस्टेबल में बाबू ठीक है 60 तो चल सकता है। बिहार पुलिस की यदि बात कर लें तो अभी 60 क्यों अटकाते हो, थोड़ा उससे आगे आपको मॉक टेस्ट कराया जाएगा। तो मॉक टेस्ट में आपको कम से कम यहाँ पे 80 तक पहुँचाने हैं। यदि अभी रहेगा, बिहार पुलिस भी है तो आप 80 यदि रखोगे तो आपको इजीली हो जाएगा। आप लोग जो विद्यार्थी नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस पे लगातार पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर कराया जाएगा। तो सारे विद्यार्थी क्लास करते रहो। हम सब बात समझ गए बाबू, थोड़ा सा और बचा हुआ क्लास तो अभी आपको 10-5 मिनट और कर देते हैं, फिर आगे आपको बात कर लेंगे। और सब यहाँ पे लगातार लाइव पे आओ, यहाँ पे मॉक टेस्ट भी किए जाते हैं। इस चैनल पर सारे कंटेंट आपको प्रॉपर एक यूपीएससी बेहतर लेवल से बताया जाएगा आपको। चलो तो अब देखते हैं बाबू, यहाँ पे कहता है क्या, रिट जारी की जाती है और कार्यवाही चल रही होती है। चलो सारे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फिर आगे देख रहे हैं कार्यवाही जबकि आपके पास उत्प्रेषण और रिट जारी करने के लिए है तो 5 प्रकार के रिट दायर किए जाते हैं। 5 प्रकार के रिट। हाँ बाबू, 11 को पेपर है तो अभी तो कौन से दिन हुए हैं, मात्र आज हम 21 तारीख की ज़िंदगी जी रहे हैं। इधर आज 22 तारीख है, मान लो कि ये 31वां महीना लगेगा तो आप उधर मान लो 8 दिन है और उधर 11 दिन है, तो हम कह सकते हैं कि लगभग आपके पास अभी 19-20 दिन है। हाँ बाबू, 19-20 दिन है तो उसके लिए हम डेली काम कर रहे हैं।
आज यदि इस क्लास को आप कर लेंगे, तो आज जो क्लास बताया जा रहा है ये क्लास यदि आप कर लेंगे, तो हमें नहीं लगता है कि आपको फंडामेंटल राइट से एक भी क्वेश्चन बच जाएगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं बना पाओगे, सारे क्वेश्चन बना दोगे। आज की इस क्लास को आप प्रॉपर देख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत ही गजब तैयारी होगी, आप लोग को बताया जाएगा। चलो आगे देखते हैं बाबू, और आप लोग सब इसे शेयर करते रहिए, आगे बढ़ो। देखो, अधिकार पृच्छ, अब यहाँ कह रहा है कि क्योटो वारंटो, तो वारंटो जो जारी की जाती है, तो अधिकार मतलब आपका क्या अधिकार है। मतलब यदि मान लो आप लोग बिहार पुलिस बनोगे, तो बिहार पुलिस बनने के दौरान ऐसा कौन सा काम होगा जिसके तहत आप, मतलब मान लो कि आपने घूस दे के बन गया, तो वहाँ पे आपके तहत वहाँ वारंटो जारी की जाएगी, क्योटो वारंटो, और इसके तहत आपसे पूछा जाएगा कि आप किस अधिकार के बलबूते इस पद पर बने हुए हैं, किस अधिकार के बलबूते इस पर बने हुए हैं। तो ये आपको अधिकार यहाँ पे पूछता है। आगे बढ़ जाते हैं बाबू, तो आगे हम कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर, ध्यान थोड़ा सा इसे आप लोग आंसर दीजिएगा, जो क्लास किए हैं प्रॉपर वो आंसर दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है। देखो बाबू, ये सब गजब गजब क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 100 है, जो यूपीएससी का क्वेश्चन है। ये क्या है, जरा ध्यान दो। कह रहा है कि बी आर अम्बेडकर, मतलब यहाँ कह रहा है कि जो बाबा, यहाँ पे जो बी आर अम्बेडकर के अनुसार, भीमराव अम्बेडकर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद भारत के संविधान का हृदय और आत्मा है। तो बताओ आर्टिकल कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। सर आप ग्रेट हैं, अरे बाबू पढ़ो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बताओ इसमें क्या कहा जा रहा है कि ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसमें कहा जाता है संविधान का हृदय भी है और आत्मा भी है। तो बाबू ये आर्टिकल 32 ही है, आर्टिकल 32 ही है, जो आर्टिकल 32 के तहत कहा गया है कि जो भारत का संविधान और भारत की आत्मा और हृदय है, आर्टिकल 32 बता रहा है। बीबीआई, सोचो यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग को भी पूछ सकता है। आर्टिकल 15 जो है वह आपको समानता का है, आर्टिकल 21 जो है वो आपको दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और आर्टिकल 32 जो है वो आपको प्रॉपर क्या बताया गया है, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप इसे क्लास को प्रॉपर करते रहिए, आगे अभी बहुत अच्छे अच्छे बात बताएंगे। और एक वन शॉट आपको अभी आप पूरा आर्टिकल भी दिखाने वाले हैं। देखो हाँ, आर्टिकल 32 सही बता रहा है बाबू, पढ़ा हुआ है। देखो आंसर आपका डी दिया हुआ है, आर्टिकल 32। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका ये 92, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये भी आपका यूपीएससी का है। देखो कितने हल्के हल्के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। देखो, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्च न्यायालय को किस आधार पर राहत के लिए मना किया जाएगा। मतलब आर्टिकल जो है, आर्टिकल 32, मतलब इसमें यहाँ कहा जाता है कि आर्टिकल 32 में ये कहा जाता है कि तुम्हारे पास शरीर है और तुम उस शरीर को मेरे पास भेजो। कई बार इसमें अब देखो क्या कहा गया है, आर्टिकल 32 के तहत व्यथित व्यक्ति एक अन्य दूसरे न्यायालय से उपचार पा सकता है। कहता है कि विवादित तथ्यों की जांच की जानी चाहिए। तीसरा कहता है किसी व्यक्ति की मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो। सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम है, सुप्रीम कोर्ट का एक ही काम है कि सुप्रीम कोर्ट, आप देखो दो बातें हैं। सुप्रीम कोर्ट यदि आपको जाना हो, सब समझो बढ़िया से, कहता है कि सर मैराथन लॉ, क्या मैराथन लॉ है बाबू, पूरा आर्टिकल ही मैं समेट दिया हूं, पूरा आर्टिकल ही समेट दिया हूं। देखो इसमें आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और यहाँ हाई कोर्ट जो होगा वो आर्टिकल 226 के तहत जाएंगे। तो आर्टिकल 226 में उसे यदि लगे कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है,
आर्टिकल 32 में यदि लगे सुप्रीम कोर्ट को कि मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो उस कंडीशन में वह सुप्रीम कोर्ट जो होगा वह हाई कोर्ट को रोक देगा कि तुम ऐसा निर्णय नहीं ले सकते हो। देखो आगे आंसर दिया हुआ, आपका फाइनली आंसर सी दिया हुआ है। मूल अधिकार का हनन होगा तो सुप्रीम कोर्ट खड़ा हो जाएगा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्लियर है बाबू? बहुत ही गजब है ये सब टॉपिक। कई बार देखो यूपीएससी पूछा है, तुम लोग कौन से बात करते हो। आओ आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप लोग इसका आंसर दो। कह रहा है क्वेश्चन पे ध्यान दो, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। आप लेवल तो देखो कितना साधारण लेवल है ये सब। भारतीय न्याय व्यवस्था में रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? मतलब बताए थे, अभी तो बता ही रहा था मैं कि आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जाएंगे। तो रिट दायर करने का अधिकार तो दोनों के पास है। तनुश्री कह रहा यस सर। तुम बाबू सिर्फ यस सर ही कहोगे या आंसर भी दोगे? तुम आंसर ही भेजो बाबू। देखो यहां पर दोनों के पास है। जब दोनों के पास होगा तो केवल यहाँ पे उच्चतम न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, देखो केवल उच्चतम न्यायालय तो करता नहीं है, केवल उच्च न्यायालय भी नहीं करता है। ये उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा गया है, उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट कहा गया है। तो बाबू ये दोनों जारी करता है। एक जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत, एक जारी करता है आर्टिकल 226 के तहत। बाबू कह रहा है सर मैराथन लॉ प्लीज। मैराथन भी चल रहा है बाबू। मैंने ये आर्टिकल फंडामेंटल राइट जो था, इस क्लास को मैंने एक क्लास डाला है। बाकी जो क्लास 2-3 क्लास जो है आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स का मैराथन चल रहा है एक सीरीज में, और दूसरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ जो चल रहा है वो आपका दूसरे सीरीज में। तो 2 मैराथन क्लास चल रहे हैं। इस पे देखो ना, यूट्यूब क्लास पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उससे आप कर लीजिए। और कल आपको मैं 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक कंटिन्यू मैराथन चलाऊंगा। और कल आपको डे टाइम में भी एक मैराथन कराया जाएगा, 4-5 घंटे का मैराथन भी कराया जाएगा। ये तो मेरा मन था कि एक मैं कंसेप्ट डाल देता हूं इस पे। चलो मैराथन किया जाएगा बाबू। तो इसका फाइनल आंसर सी होगा। बस आपको 5-10 मिनट में मैं छोड़ दूंगा इसे। आगे देखो, तो इसका आंसर देखो सी दिया हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं बाबू। देखो यहाँ क्या कहा गया, आर्टिकल 33, बस 2 आर्टिकल बचे हुए हैं। आर्टिकल 33 क्या है जरा ध्यान दो। देखो बाबू, तो आर्टिकल 33 में क्या है, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि, मतलब अधिकार का या बलों आदि को लागू होने पर उपरांत यह संसद की शक्ति को बताता है। मतलब संसद को अधिकार की वह सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी और अन्य के मूल अधिकारों के युक्त प्रतिबंध कर सकता है। मतलब संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी प्रकार के पुलिस हो, खुफिया एजेंसी हो, आपका अर्धसैनिक बल हो, या इसको वह प्रतिबंध लगा सकता है। जो किसके अंतर आता है, तो संसद के अंतर्गत वो आता है। जैसे मार्शल लॉ को और साधारण परिस्थितियों जैसे कि युद्ध, अशांति, दंगा, कानून इत्यादि स्थानों पर उल्लंघन किया जा सकता है। तो ये सब आपको ध्यान रखने हैं। आर्टिकल 34, जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त हो तब इस भाषा द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निर्बंधन होगा। मतलब सेना का शासन लागू होने पर मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति होगी। उद्देश्य देखो, सशस्त्र बलों के ये समुचित कार्य करने एवं अनुशासन को बनाए रखना इसका उद्देश्य होगा। क्लियर है बाबू? आगे बढ़ो। अब देखो हमारे फंडामेंटल राइट के अंतिम में दिया हुआ आर्टिकल 35 जो बताया था मैं आपको, आर्टिकल 32(12) से लेकर के आर्टिकल 35 तक है। तो मैंने आज आपको लगातार 1.5-2 घंटे की क्लास में आपको मैंने पूरा फंडामेंटल राइट एक क्लास में मैंने ख़त्म कर दिया, जो आपके लिए बहुत ही बेहतर क्लास हो। इसे आप 2-3 बार देख लीजिएगा तो हमें नहीं लगता है कि एक भी टॉपिक आपसे बच जाएगा। आगे बढ़ो बाबू। तो देखो क्या दिया हुआ है, इस भाग के उपबंध के प्रभावी करने के लिए विधान है
केवल संसद को मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति है। मतलब केवल सांसद ही होगा वो जो मूल अधिकार को प्रभावी कर सकता है। मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश, रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को सशक्त बनाना। मतलब यह जो होगा, सांसद को ही यह क्षमता होगा कि वह उच्च न्यायालय या उसके नीचे वाले जो न्यायालय हैं उसको सशक्त बनाने का काम कर सकता है। वो भी कौन होगा? तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सशक्ति बनाने का काम सांसद के द्वारा किया जाता है। इतना क्लियर है बाबू? थोड़ा सा और देख लो आगे क्लास में। अब हम थोड़ा क्विक रिव्यू, मतलब जो आर्टिकल आपको 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक जो है उससे मैं क्विक रिव्यू कर लेता हूं और एक एक लाइन में सब आर्टिकल को देख लेते हैं। और जो बच्चे वन डे क्लास एग्जाम देने जाएंगे, जो ये जो बात होगा आगे जो बताएंगे, ये बिहार पुलिस स्पेशल होगा। और सिर्फ अभी जो मैं बताऊंगा 2 मिनट, उतना यदि कोई पढ़ लेगा तो बिहार पुलिस के सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आ जाओ फटाफट के टॉपिक पे। देखो बाबू, इतना ही पढ़ के जाना है आपको। जो सिर्फ बिहार पुलिस के टॉपिक पे बात करना चाहते हैं तो बाबू तुम इतना पढ़ लिए तो तुमसे कोई यहाँ तुम्हारे जोर का नहीं होगा। देखो क्या बातें हैं। मूल अधिकार तो एक ऐसा अधिकार है जो जिसे प्राप्त है वह पर्याप्त है। देखो यहाँ पे मूल अधिकार की बात कर रहे हैं, जो साधारण पॉइंट में यह भाग 3 है और हमारे आर्टिकल में कुछ यहाँ पे 25 भाग हैं। जो यहाँ पे हमारे लिए बात करें तो 12 अनुसूची है और यहाँ बात करें तो 395 आर्टिकल थे जो 448 में कन्वर्ट हो गए हैं। तो तुम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव की बात करते हो। आगे बढ़ो, आगे देखो क्या दिया हुआ बाबू। तो आगे देखते हैं कि आर्टिकल 12 में परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 13 में मूल अधिकार के असंगत, उसका अल्पीकरण करने वाली विधियों को समता का अधिकार, मतलब सबको समान अधिकार होगा। आर्टिकल 14 में कह रहा है विधि के समक्ष समता होगा। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर तुमसे कोई भेदभाव नहीं करेगा, उसका मनाही है। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन, मतलब जो आपका जॉब होगा तो जॉब होने के दौरान सबको बराबर अधिकार मिलेगा। 17 कहता है छुआछूत, ये बाबू भी आए है, भी आए, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। 18 उपाधियों का अंत, 18 है उपाधियों का अंत, मतलब आप सरकार के मर्जी के विरुद्ध कोई ऐसा उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार के जो अधिकार हैं, ये 5 प्रकार के अधिकार हैं वो हमारे समता के अधिकार हैं, जो 14 से लेकर के 18 तक है समता के अधिकार। क्लियर है? आगे देखो स्वतंत्रता के अधिकार दिए गए हैं, जो 19, 20, 21, 22 यहाँ दिया हुआ है। 21 के 1 और यहाँ पे ए भी दिया गया है। जो वाक्य की स्वतंत्रता, मतलब बोलने की स्वतंत्रता होगा। विषय कुछ अधिकारों के संरक्षण होंगे। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध संरक्षण होगा, मतलब आप यदि कोई क्राइम भी कर देते हैं तो वहां पर भी सरकार आपके क्राइम को साबित करने तक आपके साथ है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल आपको 21 में बताया गया है। 21 के ए में शिक्षा का अधिकार जो है, यहीं पर 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिया गया है। ये वैसा अधिकार है जिसे प्राप्त है उसे पता ही नहीं कि मेरा अधिकार भी है। अब देखो 22 में है कुछ दशाओं का गिरफ्तारी और निलंबन के विरुद्ध अधिकार, मतलब यदि आपका गिरफ्तारी भी हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आपको आर्टिकल 22 जो है वह बचाने की क्षमता रखता है। आगे बढ़ो बाबू, आगे क्या दिया हुआ है? तो यहाँ पे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है हमारे पास वो मात्र 2 अधिकार है। कौन? एक 23 है, एक 24 है। मानव के दुर्व्यापार, बाल श्रम के प्रति यहाँ पे प्रतिषेध है। और कारखानों में आदि में बालकों के नियोजन, मतलब 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को तो कारखाना में हम काम करा ही नहीं सकते हैं। यदि करा देंगे तो उससे हम यहाँ पे क्या माना जाएगा? हाँ, प्रतिषेध माना जाएगा। अब हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो 25, 26, 27, 28 मतलब 4 प्रकार के अधिकार हैं। अंतःकरण, धर्म के आवाज के रूप में मान्य आचरण प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, किसी विशिष्ट धर्म अभिवृत्ति के लिए करों संप्रदाय की स्वतंत्रता, कुछ शिक्षा संस्थानों धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थिति के बारे में स्वतंत्रता को देता है। आगे बढ़ जाओ, आगे है आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार,
देखो 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 में। 30 में है शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रशासन करने के अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। 31 में है संपत्ति के अधिकार अर्जन, जो अब लोप हो गया, आर्टिकल 31 को खत्म कर दिया गया है। 31 के को संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उबंध करने वाली विधियों की अभिवृत्ति। 31 के खो गो घो ये सब दिया हुआ है, सबको आगे कर दिया गया है। 31 नाम की कोई चीज रही नहीं इसमें। अब देखो 32, इस द्वारा अधिकार को यहाँ परिवर्तित करने के लिए उपचार, मतलब संवैधानिक उपचार का अधिकार। 32 के क में राज्य विधियों के संविधान वैधव अनुच्छेद 32 के अधीन कार्य विधियों के विचार लाना, मतलब इसे अब लोप कर दिया गया, ये है ही नहीं। 33, इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि को लागू करने के उपरांत संसद की शक्ति, मतलब जो अर्धसैनिक बलों को जो अधिकार वगैरह थे उसे लागू करने का अधिकार संसद को यह अधिकार है। 32 देखो, जब किसी क्षेत्र में सेना प्रवृत्ति इस प्रकार के द्वारा प्रदत्त होता है तो इसमें आपको निर्वर्धन की शक्ति होगी। 35, इस भाग के उबंध में प्रभावी करने के लिए यह विधान दिया गया है। तो बाबू अब देखो फाइनली आज क्या है, तो आज के टॉपिक में आपको मैंने पूरा फंडामेंटल राइट को मैंने समाप्त कर दिया, जो थोड़ा सा लंबा क्लास था लेकिन सारे विद्यार्थी के लिए बहुत ही एनफ क्लास था। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपको मैंने अनुच्छेद आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 को एक वीडियो में मैं आपको समाप्त कर पाया। तो सभी विद्यार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आप इस वीडियो को देखते रहिए और बहुत ही गजब वीडियो है। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीटेड, जो आप सभी विद्यार्थी को बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।